व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो बहुत दिनों से भाई लोग डिमांड कर रहे थे सर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दो, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दो, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो जी, सुन ली आपकी बात। शुरू करते हैं हमारा क्लास 12th का सेशन 2020 एंड 2021 का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। जी हाँ, कोविड पेंडेमिक सिचुएशंस की वजह से आपके सीबीएसई ने आपके 2 चैप्टर रिड्यूस कर दिए थे। नॉट सीबीएसई, मेरे हिसाब से इंडिया के हर बोर्ड ने 2 चैप्टर पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हमारे सिलेबस से हटा दिया था। जो बोर्ड को छोड़कर जो नीट और जेई वाले बच्चे हैं गाइस, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैं ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं, तो अगर आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर हमारे पास में समय बचेगा, जैसे नीट तो अभी बहुत दूर है, अभी तो उसका अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है, और जेई भी तुम्हारी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 स्लॉट्स में चलेगी, तो मैं होगा तो पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक बार लाइव रिवीजन में करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स को और इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, आप लोगों को पता है कि जो बायो वर्ड होता है, बायो का मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, मेरे गुलगुलो, दैट इज लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स को आप लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। सो बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स या वो ग्रुप ऑफ एटम जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, या ये ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब डिफाइन बायोमोलिक्यूल्स, तो आप बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। बायोमोलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट composes the living organism, और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed by the molecules are called as biomolecules। तो क्या डिफाइन करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कंपोजेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपोज करता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंपोज करता है, उसे आप बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि मेरी बॉडी किससे बनी है, तो आप बोलोगे सर आपकी बॉडी बायोमोलिक्यूल्स से बनी है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल से बॉडी बनी है? तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रोल होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन्स का। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जिसका रोल होता है वो होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अलावा आपकी बॉडी में लिपिड्स होते हैं। अगर आपने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो बेटा प्लीज थोड़ा सा अपने मन को मारो और हमारी फील्ड में उतर के देखो। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड। जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं, आप सबको पता है सेल के आसपास एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको लिपिड्स दिखाई देते हैं और प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। मतलब आपके सेल्यूलर लेवल तक आपको लिपिड्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो प्रोटीन, लिपिड्स, इसके बाद आपके न्यूक्लिक एसिड्स। सर न्यूक्लिक एसिड्स मतलब क्या? न्यूक्लियस? ना 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 ना, सुना होगा ना नाम, डीएनए, आरएनए। जी हाँ, वो न्यूक्लिक एसिड्स। उसके अलावा आपकी बॉडी को चलाने के लिए आपको फ्यूल की भी जरूरत है, तो वो फ्यूल हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपका विटामिन, ये सब। तो ये कुछ आपके ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हो गए जो आपके पूरी बॉडी को बनाने में काम में आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है?
कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हमको पता चल गया कि हाँ भैया मेरी बॉडी बायोमोलिक्यूल से बनी है, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा ना मेरी बॉडी किस चीज से बनी है। अरे भैया जैसे आप अपना घर बनाते हो तो घर बनाते वक्त बोलते हो ना कि हमारे जो सीमेंट होगी वो अंबुजा सीमेंट से बनेगी, या बैंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे मजबूत, है ना। तो बैंगर सीमेंट, तुम्हारी बॉडी बैंगर सीमेंट से बनी है। फिर तुम्हारे घर पे टाइल्स लगी है, तुम्हारे घर में सिरेमिक टाइल्स लगा है, तुम्हारे घर में इटालियन बाथरूम है, तुम्हारे घर में बजाज का पंखा है। तो भाई तुमको पता है ना तुम्हारा घर किन चीजों से मिलकर बना है। ट्रैक्टर इमल्शन तो एशियन पेंट का ही लगेगा, तो ये तुमको सब पता है कि भैया एशियन पेंट की पुताई होगी, या मैं चूने से घर को पोत रहा हूं, मेरे घर पे सिरेमिक टाइल्स लगी है, मेरे टॉयलेट में जो नल लगा है या वो जो कमोड लगा है वो कौन सी कंपनी का है, जैगुआर की लाइट लगी है, बजाज का पंखा लगा है, एलजी का माइक्रोवेव है। भैया ये सारी बातें हमको पता होती है। तो हमारे घर में जो आइटम्स पड़े हैं वो कौन सी कंपनी के और कैसे ब्रांड के हमें पता है, तो हमारी बॉडी के बारे में क्यों नहीं? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हाँ, समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। सो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपोज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? भाई कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भले ये तुम्हारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या भले ही तुम्हारा ये एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा बैक्टीरिया, तुम्हारा फंगस, तुम्हारा अमीबा, तुम्हारा प्रोटिस्टा, जो भी। और मैक्रो ऑर्गेनिज्म में तुम्हारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, कुछ भी हो, सबकी बॉडी बायोमॉलिक्यूल से बनती है। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल से बनती है, लिस्ट आपके सामने है। तो सर बायोमॉलिक्यूल्स को कहां पढ़ा जाता है, तो इसके लिए एक और टर्म सिखा देता हूं, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? तो बेटा देखो, बायोकेमिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बोथ। मतलब इसमें आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हो, और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो क्योंकि आप बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो। तो बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we study about बायोमॉलिक्यूल्स। यानी वो साइंस की या वो आपके केमिस्ट्री की फील्ड जिसमें आप बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोगों ने बहुत देख लिया। अब हम एक एक करके सारे बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इनफैक्ट पता है आप लोगों को बचपन में सिखाया जाता है ना कि हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। तो बैलेंस डाइट में भी तो यही सब होता है, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, थोड़े से फैट्स होने चाहिए। तो ये सब हम लोग क्यों बैलेंस डाइट खाते हैं? क्योंकि भैया आपकी बॉडी जिन मॉलिक्यूल से बनी है, आपको आपकी बॉडी को वो मॉलिक्यूल हमेशा देने होते हैं। जैसे आप लोग आपके घर पे पुताई करवाते हो क्या? हाँ सर। अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेंट है तो भी आप यूजुअली 3 साल 4 साल में एक बार पुताई करा ही लेते हो। जैसे अगर आप मेरे साथ में शुरू से जुड़े हो तो आपको पता है कि कोने की दीवार पहले पिंक कलर की हुआ करती थी, अब ये थोड़े से लाइट ग्रीन कलर की हो गई। तो हमने क्या करा, हमने पेंट करा दिया। तो पेंट क्यों कराया? सर पुराना पेंट खराब हो गया था। मतलब आप देख रहे हो, आपने आपका एक बार घर बनाया तो भी उसमें रिपेयरिंग शिपेयरिंग पुताई शुताई चलती रहती। तो भैया आपकी बॉडी भी अगर एक बार इन मॉलिक्यूल से बन गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब आप इनको वो मॉलिक्यूल सप्लाई करना बंद कर दो। आपको इनको वो मॉलिक्यूल जीवन भर देने हैं। इसलिए तो हम लोग ठूसते रहते हैं, खाते हैं। वो हम लोग जैसे व्लॉग देखते हैं तो हमारा जो फ्लाइंग बीस्ट है वो प्रोटीन शेक पी के जिम जा रहे होते हैं। फिर हम लोग जो वो फूड व्लॉगर्स को देखते हैं, खूब ठूस ठूस के चीज भर रहे होते हैं, पिज्जा भर रहे होते हैं, मोमोज भर रहे होते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चीज लेते हैं, फैट लेते हैं। तो भाई हमारी बॉडी को ये सारे मॉलिक्यूल्स लगातार मिलते रहते हैं ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती रहे। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स ना सिर्फ आपकी बॉडी को फॉर्म करते हैं बल्कि आपकी बॉडी को मेंटेन भी करते हैं। तो आप एक पॉइंट और यहां पर चलो नोट कर लो, अच्छा पॉइंट आ गया।
that biomolecules, that your biomolecules are the molecules that forms and maintains, ये दो बातें हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, that forms and maintains a living body, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, जीती जागती बॉडी को ये फॉर्म भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट बात हो गई. अब हम लोग हमारे पहले बायोमोलिक्यूल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट. तो लेट्स पुट ऑन द हेडिंग दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. नाउ व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो देखो बेटा, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं. कुछ बातें याद रखना, दैट हमारी जो अर्थ होती है, हमेशा अर्थ को एक चीज बोला जाता है, दैट आवर अर्थ इज कार्बन बेस्ड. क्या बोलते हैं? आवर अर्थ इज कार्बन बेस्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन बेस्ड? कार्बन बेस्ड का मतलब क्या होता है? हमें जिंदा रहने के लिए कार्बन की जरूरत होती है. सर क्या बात कर रहे हो, कैसे? देखो, जो आपका सन होता है, सन से जो हमारी सनलाइट होती है वो सबसे पहले प्लांट्स पर आकर गिरती है. सन से जो सनलाइट आ रही होती है वो सबसे पहले प्लांट्स पर आकर गिरती है. ये प्लांट्स एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है? आपके इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और आपकी जमीन में से वाटर को खींचता है और इन दोनों को जोड़कर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है. सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट के अलावा इसको और क्या लगता है? क्लोरोफिल. ठीक है, दो बातें आप लोग याद रख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो जोड़कर क्या बना देता है? ग्लूकोज. फिर इन प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? एनिमल्स. और एनिमल्स को जो एनर्जी मिलती है अपना सारा काम करने की, जो एनिमल्स को एनर्जी मिलती है वो भी किससे मिलती है? इस ग्लूकोज से ही मिलती है. और ये ग्लूकोज हमें कहां से मिला है? हमें प्लांट्स से मिला है. सो अल्टीमेटली आप एक बात बताओ, इस दुनिया में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नॉट ओनली एनिमल्स, इनफैक्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले ही वो छोटा सा अमीबा हो जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा हो, भले ही वो छोटा सा कोई बैक्टीरिया हो जो आपको नहीं दिख रहा हो, या भले ही वो एक बहुत बड़ा सा जेब्रा हो, जेब्रा छोटा होता है, जिराफ हो, जेब्रा हो, मैं हूं, आप हो, अर्नब गोस्वामी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, सबको अपनी लाइफ जीने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो ग्लूकोज से मिलती है. ग्लूकोज को प्लांट बनाता है और प्लांट को एनर्जी सनलाइट देता है. लेकिन ग्लूकोज बनाया कहां से जा रहा है? कार्बन से. सो बेसिकली आप देखो, ग्लूकोज के फॉर्मूले में कार्बन है. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी जो अर्थ है वो कार्बन बेस्ड है. यानी अगर आप लोगों को जिंदा रहना है तो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स खाना पड़ेगा. अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दिया तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी. इसीलिए प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स को आप हमेशा एक चीज लिखकर कंसीडर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर द फ्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक उसी तरह आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से चलती है. अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आपकी वाट लग जाएगी. आपने देखा भी होगा, जब किसी को, स्पोर्ट्स पर्सन को एकदम चक्कर आ जाते हैं या किसी को जब चक्कर आके इंसान गिर जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? उसको ग्लूकोज दे देता है. ग्लूकोज क्यों देता है? ग्लूकोज देने का क्या कारण होता है? ताकि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए. ठीक है. सो ग्लूकोज, आप जो शक्कर खाते हैं, सुक्रोज, दे ऑल आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो आप सबसे पहली बात ध्यान रखें दैट कार्बोहाइड्रेट आर द फ्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात. चलिए ग्रेट. अब और एक छोटी छोटी बात बता दूं. देखो, जब तक बेसिक पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे इसको पढ़ नहीं पाओगे. देखो,
हमेशा ध्यान रखना, आपने सुना होगा वो अन्ना हजारे ने एक बार अनशन पर बैठ गए थे, उन्होंने बोला था भूख हड़ताल भूख हड़ताल। हमने वो मूवी भी देखी थी ओ माय गॉड, जिसमें वो एक नकली पंडित जी बनते हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और वड़ा पाव जाते हैं टॉयलेट में जाके खाने, है ना, टॉयलेट में जाके वड़ा पाव खाते हैं। तो अगर मान लो कोई पर्सन भूख हड़ताल पे बैठा है और लिटरली वो भूखा बैठा है और वो खाना नहीं खा रहा है, तो भी उसकी बॉडी जिंदा रहती, मतलब वो इंसान चाहे तो कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। जैसे कि भगत सिंह वगैरह, इन लोगों ने, भगत सिंह हो गए, आपके सदगुरु हो गए, एंड जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने कई बार जेलों में भूख हड़ताल की, और ऐसी भूख हड़ताल की कि कई दिनों तक खाना नहीं खाया। तो ये खाना ना मिलने की वजह से इंस्टेंटली क्यों नहीं मर गए? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप लोग खाना खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फिर आपके माउथ में एक एंजाइम होता है, सलाइवा यानी थूक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस। यह आपके कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस के अंदर तोड़ देते हैं। माल्टोस एक प्रकार की शुगर है जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। यूजुअली हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो स्टार्च खाते हैं, यूजुअली स्टार्च, जो तुमको चावल के अंदर मिलता है, तुमको जो आलू के अंदर मिलता है, तो बेसिकली ये स्टार्च होता है। उसके अलावा जैसे दूध वगैरह भी पीते तो अब अलग अलग टाइप की शुगर मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन एक बेसिक पॉइंट होता है। फिर ये माल्टोस तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में जाकर, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, छोटी आंत में जाकर अल्टीमेटली टूट जाता है ग्लूकोज के अंदर। और ये ग्लूकोज को आपकी बॉडी दो तरीके से इस्तेमाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, तो क्या पूरी सैलरी उड़ा दोगे? नहीं, उसमें से आप कुछ अमाउंट खर्च करोगे, कुछ एनर्जी बनाने के लिए आप कंज्यूम करोगे, और कुछ की आप सेविंग कर लोगे। वैसे ही आपका बॉडी भी काम करता है। आपका बॉडी इस ग्लूकोज को पूरा कंज्यूम नहीं करता है, थोड़ा सा एक पार्ट कंज्यूम करता है, काहे के लिए? एनर्जी बनाने के लिए, और बाकी की वो सेविंग कर लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, सेविंग कैसे करोगे? कैश पैसा एटीएम से निकाल के लाए और अलमारी में रख दिया, और अब मित्रों मोदी जी तुमको पकड़ के ले जाएंगे, तो जो तुम्हारे कैश पैसा है उसको तुम घर में नहीं रख सकते, तो आप क्या करोगे? उसको म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, उसकी एफडी बना दोगे, मतलब उसको किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करके बैंक में रख दोगे। ऐसे ही करोगे, सोना खरीद लाओगे, गोल्ड। ठीक उसी तरह आपकी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करके रख देती है, मतलब लीवर आपकी बॉडी का बैंक है। समझ में आ गई बात? तो ये ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर हो गया। ठीक उसी तरह अगर आप प्लांट की बॉडी में देखेंगे तो प्लांट की बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, यानी प्लांट ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और एनिमल, जो तुम्हारा एनिमल होता है, वो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्की बात? ठीक है। सो बेसिकली हम लोग पूरा कंज्यूम नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा कंज्यूम करके हमारे पास में रखते हैं और बाकी को हम लोग सेव कर लेते हैं। तो आप देखो हमारी बॉडी के अंदर इन कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का भी एक ऑप्शन होता है। तो यूजुअली जब भी आप कोई प्लांट को खाते हो, आपने कोई चावल खाया, आपने राइस खाया, अरे चावल राइस तो एक ही होता है, आपने गेहूं खाया, आपने कोई सब्जी खाई, आपने कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाया, आपने कोई फ्रूट खाया, तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं स्टार्च या मैं कहूं आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। क्या चीज क्लियर हो गई? एक अंदाजा मिल गया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है और कैसे कैसे काम करता है। समझ में आ गई बात? चलिए ग्रेट। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसको केमिकल एस्पेक्ट पे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग याद रखिए। राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज CX ब्रैकेट में H2OY, CXH2OY। और इस फॉर्मूले की वजह से इसका नाम पड़ा है। देखिए दिस इज कार्बन, और कार्बन के साथ में वाटर जुड़ा हुआ है, यानी कि हाइड्रेट जुड़ा हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे आपने देखा होगा Na2SO4.5H2O, तो आप बोलते हैं सोडियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक उसी तरह कार्बोहाइड्रेट के साथ भी, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको बोलते हैं कार्बन का हाइड्रेट। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट?
कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर x की जगह 6 रख दे और y की जगह भी अगर आप 6 रख दे तो क्या बन के निकलेगा देखते हैं। C6H2O6, इसको और अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो C6H12O6। अच्छा, ग्लूकोज बन गया। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों समझ में? अच्छा, कभी x की जगह 5 और y की जगह 5 रख दिया तो ये बन जाएगा C5H10O5। अच्छा, पेंटोज शुगर बन गया, या इसको राइबोज भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, आप दोनों अलग रख के देखें, इसको 12 कर लो और y को 11 कर लो, दोनों अलग अलग करके देख लो तो ये हो जाएगा C12H22O11। अच्छा, शुगर, सुक्रोज, जो हम घर पे खाने में खाते हैं शक्कर मिला के, सुक्रोज। तो देखो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला हो गया। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन लोचा है, लेकिन बहुत बड़ा लोचा है। लोचा क्या है? लोचा ये है कि नॉट एवरी कार्बोहाइड्रेट फॉलोस दिस फॉर्मूला। यानी कि तुम्हारा जितना कार्बोहाइड्रेट है वो सब का सब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता उन पे। मतलब जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं आप सोचो कि वो सभी पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस बताता हूं। एक एक्सेप्शनल केस आप समझो, आपने नाम सुना होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबो का मतलब आप समझ गए, उसमें राइबोज शुगर होगा। तो तुम्हारे पास में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O4। अब आप देखो यहां पर ये जनरल फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप यहां पर x की जगह 5 और y की जगह 5 रखते हो तो यहां पर ऑक्सीजन 5 होना चाहिए, ऑक्सीजन। और अगर आप यहां पर x की जगह 5 और अगर आप y की जगह 4 रखते हो तो ये बन जाएगा C5H8O4। मतलब तुम्हारा जो राइबोस शुगर का फॉर्मूला है ये कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठ रहा है। अगर y की जगह 5 रखोगे तो ऑक्सीजन 5 हो जाएगा, y की जगह 4 रखोगे तो ऑक्सीजन भले ही 4 हो जाएगा लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ केसेस में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस अपन और देखते हैं। एक होता है रैमोस शुगर। रैमोस शुगर का अगर मैं आपके साथ में केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करूं तो इट इज C6H12O5। अब टेक्निकली अगर यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तो C6H12O6 मिलना चाहिए। अगर आप यहां पर x की वैल्यू 5 नहीं, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 रखते हो तो ये हो जाएगा C6H10O5। लेकिन यहां पर आप देखो ये C6H12O5 हो रहा है, मतलब ये इस फॉर्मूले में किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है। तो एक तो आपका रहमोस शुगर और एक आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये दो ऐसे शुगर्स हो गए मेरे प्यारे बच्चों जो इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहे। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, ऐसे और भी हो सकते हैं लेकिन हमको ये दो एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है। ये एक्सेप्शन किनका है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट का दैट डू नॉट फॉलो दैट फॉर्मूला। बट ये होते क्या है एक्चुअली? ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मतलब कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करते। तो और पता है एक केस क्या होता है? कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केस है, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल केस है that are basically non-carbohydrates, लेकिन ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। दे आर नॉन कार्बोहाइड्रेट बट दे कैन फॉलो द फॉर्मूला। कैसे? देखो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 रख दूं
और अगर मैं y की वैल्यू भी 2 रख दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो C2H4O2। अब पता तुमको ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का CH3COOH का। देखो 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो क्या ये एसिटिक एसिड जो तुम्हारा होता है क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो कल से तो आप उठ के बोल दोगे कि हाँ सर एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, वो ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो बेटा ये क्या है, ये पुराने जमाने की टेक्निक है कि भैया हाँ इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्यों कार्बोहाइड्रेट्स दिखे, क्योंकि ये कार्बन का हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देखो यहां पर ये केमिकल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, देखो यहां पर ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, देखो यहां पर ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आपके साइंस ने तरक्की की, जैसे जैसे हम लोगों को और डिटेलिंग मिलती गई, हमने देखा कि नहीं यार यहां पर एक्सेप्शनल केस की दुकान ज्यादा बड़ी है। समझ में आ गई बात? तो हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पर कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपके पास में गिवन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो फिर सर कैसे कर पाएंगे भाई, कुछ तरीका बताओ। तो पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि यार फिर हम लोग मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या हो सकता है। मतलब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे पास में गिवन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमने देखा कि ये तो कई फॉलो होता है कई नहीं होता। कई कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी नहीं फॉलो करते और कई कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हुए भी उसको फॉलो कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास में अब जो डेफिनेशन आ रही है दैट इज द परफेक्ट डेफिनेशन, जो हम लोगों ने इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं सब में अप्लाई करके देखी। क्या? तो आप हमेशा डिफाइन करेंगे दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। देखिए एक एक करके इन टर्म को समझेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉली? पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। यानी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको बहुत सारे OH ग्रुप दिखाई पड़ेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी आप लोगों को बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में या तो आपको एक अल्डिहाइड ग्रुप दिखाई देगा या तो आप लोगों को C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दिखाई देगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और may be the compounds that produces such compounds। मतलब कि या तो आपको किसी कंपाउंड के अंदर हो सकता है ये पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप ना दिखे या अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ना दिख रहा हो, या आपको कई ऐसे कंपाउंड्स आगे चल के दिखेंगे जिसमें आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप तो दिख रहे हैं लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन नहीं दिखेंगे। तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है? नहीं। तो क्या हो सकता है कि वो कंपाउंड को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब जब आप उस कंपाउंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो फिर वो ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस कर सके। प्रोड्यूसेस सच कंपाउंड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, या तो उनके खुद के पास में पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप हो, और अगर ना हो तो फिर जब आप उनका हाइड्रोलिसिस करो तो वो फिर ऐसे कंपाउंड आपको प्रोड्यूस करके दे, यानी कि जिनके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो और अल्डिहाइड ग्रुप हो या पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो और कीटोन ग्रुप हो। डेफिनेशन समझ में आई? मैं एक बार फिर आपको डेफिनेशन समझाता हूं। देखो डेफिनेशन क्लियर हो गई तो मजा आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यानी बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं और साथ में अल्डिहाइड होता है। अगर अल्डिहाइड ना हो तो कीटोन होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे जिनमें आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप तो देखने को मिल जाएंगे लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन उस समय गायब रहेगा। क्योंकि वो क्या होता है, जब आप बहुत सारी कंपाउंड जोड़ोगे ना तो इनको भी कभी कभी बॉन्डिंग में जाना पड़ता है।
तो ये आपको होते हुए भी नजर नहीं आते। तो क्या वो अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप के प्रेजेंट ना होने की वजह से वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएंगे? जी नहीं। फिर आपको ये चेक करना होगा कि वो कंपाउंड जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप तो हैं लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन नहीं है, अगर आपने उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, यानी अगर आपने उसको छोटे छोटे पार्ट में उसका ब्रेकडाउन कर दिया, तो क्या फिर आपको उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ साथ अल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा है? अगर हाँ, तो फिर वो बड़ा वाला कंपाउंड जिसमें अभी अल्डिहाइड और कीटोन गायब था वो कार्बोहाइड्रेट है, और अगर नहीं है तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट को पहचानने की मेरे प्यारे बच्चों ये टेक्निक होती है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आपको याद करके रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, पक्की बात? आगे चले, चलिए ग्रेट। चलिए मैं ऊपर वाला ये वाला 2 पार्ट मिटा देता हूं क्योंकि आपने इसका 2-3 बार स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को एक नाम और दिया जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेराइड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेराइड्स। सेकेराइड्स का कॉमन नाम होता है शुगर, यानी दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर। वाई शुगर? बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट। बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट, इनके स्वीट मीठे स्वाद की वजह से, स्वीट टेस्ट की वजह से इन्हें सेकेराइड्स भी बोला जा सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेराइड्स बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कार्बोहाइड्रेट के, खैर हम अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग सब देखेंगे। जैसे कि आपके पास में ग्लूकोज है, आपके सामने फ्रुक्टोज है, आपके सामने गैलेक्टोज है, देन आपके सामने शुगर है, शुगर यानी कि आपकी सुक्रोज, फिर आपके पास में है माल्टोस, फिर आपके पास में है स्टार्च, आपके पास में है सेल्यूलोस, आपके पास में है ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए इतना जरा नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। नोट इट डाउन गाइस। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए तो हेडिंग डालेंगे, अरे एक मार्कर वहीं रह गया। तो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब मेरे प्यारे बच्चों में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। बेसिकली आप एक टर्म याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स आर द टाइप ऑफ पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, एंड मर का मतलब होता है सिंगल यूनिट। यानी पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बहुत सारी सिंगल यूनिट को जोड़कर बना होता है। जैसे आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन में क्या होता है? एक जैसे बहुत सारे डब्बे होते हैं और आगे एक इंजन लगा हुआ होता है और इंजन के पीछे से ढेर सारे डब्बे होते हैं, तो एक बड़ी सी ट्रेन बन जाती है। तो बड़ी सी ट्रेन क्या है? आपकी पॉलीमर, और उसका एक एक डब्बा क्या है? मोनोमर। ठीक उसी तरह आपका कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक प्रकार का पॉलीमर है। तो ध्यान रखिएगा दैट योर कार्बोहाइड्रेट is a polymeric biomolecule made up of many small sugar unit, छोटी छोटी शुगर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है ना। मे बी मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल शुगर यूनिट। क्या चीज क्लियर हो गई? ठीक है,
अब आपको ये इसलिए समझाया मैंने ताकि आपको क्लासिफिकेशन समझने में कोई तकलीफ ना हो। एक्चुअली ये समझ में आ जाने से आपको क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट। यानी ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, ये किसके बेसिस पर पढ़ा रहा हूं? नंबर ऑफ शुगर यूनिट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। शुगर यूनिट की जगह आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन इट। मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड आपका सिंपलेस्ट शुगर होता है, आपका सिंपलेस्ट शुगर होता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेन में जो एक एक डब्बा होता है, वैसे आपके कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे छोटा डब्बा होता है वो मोनोसेकेराइड होता है। तो ऐसे बहुत सारे मोनोसेकेराइड जोड़ जोड़ के आप एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट यहां पर 3 तरीके से क्लासीफाई होगा। सबसे पहला होगा आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होगा। बेटा यहां पर पॉली का मतलब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मोर देन 10। सेकेराइड्स मतलब आपकी शुगर यूनिट, और शुगर यूनिट का मैंने आपको क्या मतलब सिखाया? आपके मोनोसेकेराइड। क्या बताया? मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब बेटा एक चीज समझना, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट आर पॉलीसेकेराइड? दैट द कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis, जब आप उनका ब्रेक डाउन करेंगे, जब आप उनको तोड़ेंगे, तो which upon hydrolysis gives more than 10 monosaccharide units that are called as polysaccharide। ठीक है, अच्छा, पॉलीसेकेराइड के अलावा सर क्या आता है? दूसरे आते हैं आपके ऑलिगोसेकेराइड्स। दूसरे कौन से होते हैं? ऑलिगोसेकेराइड्स। ऑलिगोसेकेराइड्स मतलब सर यहां पर ऑलिगो का मतलब क्या है? ऑलिगो का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है, ऑलिगो मीन्स बिटवीन 2 to 10, 2 से 10 के बीच में। सेकेराइड्स मतलब आपकी शुगर यूनिट्स, मोनोमर यूनिट। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे ऑलिगोसेकेराइड्स को? ऑलिगोसेकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं which upon hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharide units। समझ में आ रही बात आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर एक टर्म याद करनी पड़ेगी, डायसेकेराइड्स। अब ये सर डायसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? बेटा डाई मतलब 2, डाई का मतलब क्या होता है? 2। दिस डाई मीन्स 2, और सेकेराइड मतलब आपकी शुगर यूनिट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास में यहां पर सुक्रोस है, SUCROSE, सुक्रोस, केमिकल फॉर्मूला C12H22O11। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये कहलाएगा आपका ग्लूकोज और ये कहलाएगा आपका फ्रक्टोज। तो आपने देखा कि आपका जो सुक्रोज है, जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो इसने 2 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे मॉलिक्यूल्स दिए। मतलब कि ये तुम्हारा डायसेकेराइड हो गया, जो कि 2 छोटे छोटे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना था। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके क्या हो गए? मोनोसेकेराइड। यानी दीज आर द स्मॉल शुगर यूनिट्स। मोनोसेकेराइड तुम्हारी सबसे छोटी यूनिट है, तो दे आर कॉल्ड एज डायसेकेराइड। अच्छा, डायसेकेराइड का एक एग्जांपल हमारे पास में और होता है, दैट इज माल्टोस। माल्टोस जिसका फॉर्मूला भी क्या होता है? C12
H22O11। अब आप बोलोगे सर इनका तो फॉर्मूला सेम है। बेटा इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। याद करो डेफिनेशन क्या सिखाई थी, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो हो सकता है इन दोनों में नंबर ऑफ OH का फर्क हो सकता है इसमें CHO हो तो इसमें कीटोन हो सकता है इसमें अल्डिहाइड हो तो इसमें कीटोन हो। भाई जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा, दो अलग अलग नाम हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो भैया ये आइसोमर है एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखना ये C6H12O6 में टूटेगा और ये भी C6H12O6 के अंदर टूटेगा। यानी यहां पर आप जब माल्टोस को तोड़ेंगे तो आपको दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। डिफरेंस समझ में आया? सुक्रोज के अंदर आपको एक फ्रक्टोस मिलता था। देखो फ्रक्टोस और ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, इसमें अल्डिहाइड इसमें कीटोन होगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जब आपने माल्टोस को तोड़ा तो आपको इसके अंदर दोनों के दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिले, तो ये हो गए आपके डाइसैकेराइड। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और आपको 3 शुगर यूनिट मिलती है, आपको 3 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो आप उसको ट्राइसैकेराइड बोलेंगे। 4 मिलेंगे तो टेट्रासैकेराइड, 5 मिलेंगे तो पेंटासैकेराइड, 6 मिलेंगे तो हेक्सासैकेराइड, 10 मिलेंगे तो डेकासैकेराइड। मतलब एक मॉलिक्यूल को, एक ओलिगोसैकेराइड को या एक कार्बोहाइड्रेट को जब आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको 10 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड मिले तो वो डेकासैकेराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल बता दी। अच्छा मैं आपको पॉलीसैकेराइड के भी एग्जांपल बता दूं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोस, ये सब आपके पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। अच्छा जरा नोट कर लो, ये एग्जांपल रब करके मैं आप लोगों को मोनोसैकेराइड भी पढ़ा देता हूं। नोट करो जरा इसको। लिख लिया गुलगुलो? चलो ग्रेट। तो यहां पर हम लोगों को यूजुअली सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड ही याद रखना होता है ना, घबराना मत कि सर ट्राइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है, तो कुछ ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। डाइसैकेराइड पढ़ो, खुश रहो। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में कौन कौन आ जाएगा तुम्हारा? क्या क्या पढ़ा है मैंने? सुक्रोज, और क्या पढ़ा है मैंने? माल्टोस। ये सब तुम्हारे डाइसैकेराइड में आ गए। ठीक है, चलिए तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों का, दैट इज मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट इज योर मोनोसैकेराइड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय मोनो? मोनो का मतलब होता है सिंगल शुगर यूनिट, यानी कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको मुझे ऐसा लिखना चाहिए, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, these are the simplest form of carbohydrates that do not give more simpler sugar units upon hydrolysis। यानी अगर आप इनका कितना भी हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करो आपको इनसे छोटे शुगर यूनिट देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि आपने सुक्रोज को तोड़ा था तो आपको क्या क्या मिला था? ग्लूकोज। तो जी हां, ग्लूकोज आपका क्या है? सिंपलर शुगर यूनिट है। फ्रुक्टोज मिला था तो फ्रक्टोज भी तुम्हारा सिंपलर शुगर यूनिट है। उसके अलावा तुम्हारा गैलेक्टोस, उसके बाद तुम्हारा राइबोस, फिर तुम्हारा हेप्टोस, ये सब आपके क्या है? मोनोमर यानी कि मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत? डाइसैकेराइड्स टू मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अच्छा बेटा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको उस समय बताना रह गई थी कि जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें एक चीज और ऐड करेंगे हम लोग। पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पक्का? क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए ग्रेट। अब अपन इसको थोड़ा सा रब करके कुछ 2-3 और जरूरी पॉइंट लिख देते हैं।
देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम पॉलीसेकेराइड पढ़ते हो, पॉलीसेकेराइड में जैसे अगर आप बात करेंगे स्टार्च की, ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। आप अभी एक काम करना है, जैसे आज शाम को फॉर एग्जांपल आपके घर पे चावल बन रहे हो, चावल कैसे बिल्कुल फीके चावल, बस आपने चावल को पानी में भिगोया, कुकर में सीटी लिया, ओपन तपेले में इसको बना दिया और उसी को आप खा लो, तो शुरुआत में आपको ये फीका लगेगा, स्टार्च विल बी टेस्टलेस, क्योंकि चावल के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च पता है ना क्या होता है, जब आप वो आलू उबालते हो या चावल उबालते हो तो एक व्हाइट कलर का पाउडर लाइक सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको कुकर के चारों तरफ या तपेली के चारों तरफ चिपका हुआ दिख जाता है, वो स्टार्च होता है। जब आप उस स्टार्च को खाते हो तो आपको ये टेस्टलेस लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलीसेकेराइड है। इट इज टेस्टलेस बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। आपका स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड, इसमें 10 से ज्यादा शुगर यूनिट होती है। अब पता है, जैसे आपका जो माउथ है, इसमें टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, तो मान लो ये तुम्हारा स्वीट टेस्ट का बड है, ये आपकी जीबान में इस तरीके का टेस्ट बड लगा हुआ है। अब ये टेस्ट बड टेस्ट को कब फील कर पाएगा? जब इसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल आकर बैठेगा। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी ये स्टार्च आया, अब आप देखो स्टार्च का शेप कितना बड़ा है, क्या ये इसके अंदर आकर फिट बैठ सकता है? जी नहीं, अभी इसकी फिटिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो क्योंकि आपके स्टार्च का साइज बहुत बड़ा होता है, इट इज टेस्टलेस बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज इट डज नॉट फिट्स properly in our taste buds। भाई लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, अगर आपका ये टेस्ट बड लॉक है तो ये स्टार्च चाबी की तरह काम करेगा, लेकिन ये चाबी टेस्ट बड में कब बैठेगी? जब साइज अप्रोप्रिएट होगा। तो इसीलिए आपको स्टार्च बिल्कुल फीका लगता है, और इसीलिए स्टार्च को, इनफैक्ट सारे पॉलीसेकेराइड को नॉन शुगर भी बोला जाता है। स्टार्च and other polysaccharide are also called as non-sugar because they are not sweet, because they are not sweet। ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं होते, ये बिल्कुल भी मीठे नहीं होते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन स्वीट। अच्छा, अब आप क्या करना, अब आप चावल को या आलू को, कच्चा आलू काट के थोड़ा सा चबाते रहना, कुछ देर बाद आपको मीठा लगने लग जाएगा। ये एक हल्का सा मिठास, आपको ज्यादा शक्कर जैसी एकदम तेज मीठा नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ हल्का सा मीठापन इसके अंदर आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, आपके माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, आपके माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज होता है सलाइवा के अंदर, वो क्या करता है, वो इसको तोड़ देता है। वो क्या करता है, वो इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। वो इसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। अब क्या होगा, अब आप देख पाएंगे कि जैसे ही आपका ये स्वीट टेस्ट है, ये स्वीट टेस्ट बड है, इसके अंदर तुरंत आकर आपका ये वाला पार्ट आकर बैठ गया। मतलब अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया तुम्हारा, अब ये डाइसेकेराइड बन गया। मतलब तुम्हारे स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज ने काय में तोड़ दिया? डाइसेकेराइड में। डाइसेकेराइड कौन सा है ये है माल्टोस। मतलब जब तुम्हारा स्टार्च टूटता है, स्टार्च जो तुम्हारा पॉलीसेकेराइड है, उसको पहले किस में तोड़ा जाता है? माल्टोस के अंदर। माल्टोस कौन है तुम्हारा? डाइसेकेराइड। और ये क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से इसका टेस्ट आपको स्वीट आने लग जाता है, तो माउथ में ही आपके डाइजेशन चालू हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन शुगर बिकॉज ऑफ देयर नॉट सो स्वीट टेस्ट। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज नॉन शुगर। नोट कर लिया? ये नोट कर लो। फिर मैं आपको पॉलीसेकेराइड की नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने उस समय बताई थी, उसमें एक छोटी सी चीज और मैं ऐड करवाना चाहूंगा। आई एम रियली सॉरी, उस समय मेरे को एक वो पॉइंट दिमाग से स्किप हो गया, लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात अभी यहां बता देता हूं। मैं वहां पर वीडियो के इनिशियली में भी मेंशन कर दूंगा कि एक चीज मिस हो गई जो मैंने बाद में पढ़ाई है। तो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी
अल्डिहाइड और कीटोन, और इसके साथ में आपको एक ऐड पता है क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी शुरुआत में, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल। आपको मैंने सबको ऑप्टिकली एक्टिविटी पढ़ा रखी है, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ताकत रखते हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन या बायोमोलिक्यूल का सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमा पा रहा है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब अगर आपके कंपाउंड के पास ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट होने के लायक नहीं है। फिर पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड ग्रुप तो आप बाद में चेक करना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और the compounds that upon hydrolysis produces such compounds, यानी या तो फिर ये हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ये कंपाउंड बना कर दे, यानी कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस करके दे, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीकीटोन प्रोड्यूस करके दे। जैसे भी आपको मैंने बताया ना कि स्टार्च फीका फीका लगता है, तो हम तो कब से कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स तो सैकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम तो सैकेराइड्स होता है, शुगर होता है, शुगर तो मीठी होती है, तो स्टार्च फीका है तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है? नहीं, वो कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको तोड़ोगे तो आपको मीठा टेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि आपने जब स्टार्च को तोड़ा तो आपको शुगर मिली। मतलब कार्बोहाइड्रेट फीका भी हो सकता है, उसमें अल्डिहाइड और ग्रुप एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप उसको तोड़ोगे तब फिर वो ग्रुप आपको दिखने चाहिए। तो ये हो गई आपके कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।